तो हमारी बात जो है वो मर्म पर चल रही थी। इसमें हम मास मर्म देख चुके थे और शिरा मर्म जो है वो कितने हैं, 41। देखिए, अब के अकॉर्डिंग आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम की जो आपका सर्जरी का एग्ज़ाम है शल्य तंत्र का, उसमें ये डिमांड क्वेश्चन की नहीं रखी जाती है। वहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको बता दूंगी। तो अगर ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि अब हमें वापस से ये नाम याद करने पड़ेंगे। बस आपको काउंटिंग याद रखनी है। मास मर्म 11 है, शिरा मर्म 41 है, स्नायु मर्म 27 है, अस्थि मर्म 8 है और संधि मर्म 20 है। और अगर किसी को पहले से जैसे फर्स्ट ईयर वाले याद हो तो वो एक बार वापस रिवाइज कर सकते हैं। इन केस एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा भी नहीं, और अगर आता है तो फिर आप बस काउंटिंग ही लिख दीजिए। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन उठेगा यहाँ से, मर्मविद के लक्षण बताइए। या फिर क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्वेश्चन जो आपके शल्य तंत्र के एग्जाम में आता है वो आता है रचना के अकॉर्डिंग जो मर्म है उनमें अगर कोई विध का लक्षण आपको मिलता है तो क्या लक्षण आपको दिखाई देंगे। ये आपसे कभी एग्जाम में शल्य तंत्र के में नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम मर्म विध के सामान्य लक्षण की बात करते हैं कि अगर किसी मर्म पर चोट लगती है, चाहे वो ऑल ओवर बॉडी कहीं भी लगे, अस्थि में लगे, संधि में लगे, स्नायु में लगे, शिरा में लगे या मांस में लगे, कहीं भी लगती है, तो अगर कहीं भी मर्म विद्ध होता है, मर्म पर चोट लगती है, तो ये सामान्य लक्षण तो हमें देखने को मिलेंगे ही। क्या क्या? भ्रम मिलेगा, चक्कर आएंगे, प्रलाप होगा। प्रलाप मतलब ऐसा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसको कब क्या बोलना है, होश में नहीं रहेगा, तो प्रलाप की कंडीशन रहेगी। पतन हो सकता है, इतना भ्रम और मूर्छा की स्थिति में पहुंच जाएगा कि जमीन पर गिर जाएगा चक्कर खा के। प्रमोद, अत्यंत चित्त का नाश, आप उससे क्या बोल रहे हो, उसके सामने क्या बैठा है, उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि इंद्रियां वगैरह सब नष्ट हो चुकी होती हैं। चेष्टनम, शरीरगत स्पंदन का अभाव, जहाँ जो भी ऑर्गन पाल्पिटेशन करते हैं वो प्रॉपर नहीं करेंगे। संलयन यानी कि पूरे शरीर में नंबनेस हो जाएगी, सुक्ति की स्थिति आ जाएगी, शरीर में उष्णता बढ़ जाएगी, क्योंकि आघात हुआ है तो शरीर में जो है उष्णता की वृद्धि हो जाएगी। और क्या मिलेगा आपको? इम्पोर्टेंट लक्षण है मासोदकाभम रुद्रश्च, यानी कि जहाँ भी मर्म पर चोट लगी है वहां पर जो वुंड बना है उससे जो रक्त निकलेगा वो कैसा निकलेगा? मांस धोवन के समान। जब भी आप देखते हो कि जैसे कि कहीं पर जो है मांस काटा जाता है तो उसके साथ जो रक्त निकलता है बिल्कुल उसी तरीके का रक्त निकलेगा मर्म पर आघात लगने से, और व्यक्ति की सभी इंद्रियों की ज्ञान ग्रहण शक्ति नष्ट हो जाएगी। यानी कि आंखें प्रॉपर देखेंगी नहीं, कानों से सुनाई नहीं देगा, और जो है जितनी भी इंद्रियां हैं उसकी, वो कर्मेंद्रियां हो, ज्ञान इंद्रियां हो, वो अपना काम ढंग से नहीं करेंगी। ठीक है, ये तो थी सामान्य विद्ध की बात। लेकिन अगर यही विद्ध उसके मांस मर्म पर या अस्थि मर्म पर होता है तो हमें क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अगर आया तो यहीं से आएगा। तो अगर मांसादि मर्म विद्ध हुआ है तो क्या होगा? मांस मर्म पर आघात होने से सबसे ज्यादा तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी। कहीं भी मांस मर्म है, मांस के अंदर बहुत सारी वेसल्स रह रही हैं, तो उस पर आघात लगा है तो वेन वगैरह भी कट हो सकती है, तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगी। दूसरा क्या होगा? मांस धावन तंतु, रक्त का वर्ण जो होगा मांस के धोए हुए पानी के समान हो जाएगा, और रक्त बहुत ज्यादा क्या है? पतला। यानी कि चोट लगने पर मांस मर पर चोट लगने से जो रक्त निकलेगा वो मांस धोवन के समान ही होगा। रक्त जो है वो बहुत ज्यादा पतला निकलेगा, और शरीर में पांडुता आ जाएगी। पांडुता क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा, तो शरीर में रक्त जैसे नाम की कोई चीज ही नहीं रही। डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है आरबीसीज का, इसीलिए शरीर में पांडुता आ जाती है। फिर आता है अस्थि मर्म। अस्थि मर्म पर अगर आघात होता है तो अस्थि के अंदर कौन रहती है? मज्जा रहती है। तो अस्थि पर अगर चोट लगी तो मज्जा भी बाहर निकलेगी। तो आघात होने पर मज्जा मिश्रित स्वच्छ स्राव रुक रुक कर आता है। अस्थि के अंदर मज्जा है, इसलिए मज्जा का मिला हुआ श्राव ही रुक रुक कर आएगा, धीरे धीरे रिसेगा वहां से। पेन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, अस्थि में, क्योंकि दो धातुएं दूषित हो रही हैं, अस्थि भी और मज्जा भी। वेदना तीव्र होगी। और क्या है, किसी भी अवस्था में इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछी जाती है एपीजीटी में, कौन से मर्म पर विद्ध लक्षण देखने पर किसी भी अवस्था में शांति नहीं मिलती? न सर्म अवस्था सुलाभेशु, ऐसे करके इसका कोटेशन है। यानी कि ना तो व्यक्ति बैठ पाएगा चैन से, बैठेगा तो लगेगा लेट जाऊं, लेटेगा तो लगेगा बैठ जाऊं, फिर लगेगा कि चलने लगूं, यानी कि
चाहे वो बैठा हो, लेटा हो, सो रहा हो, खड़ा हो, चल रहा हो, कुछ भी XYZ कोई भी काम कर रहा हो, किसी भी अवस्था में उसको शांति नहीं मिलेगी। यानी कि इतना पेन होता है, किसी भी अवस्था में वो पेन को सहन करने की स्थिति में नहीं रहेगा। स्नायु मर्म पर अगर विद्युत होता है, स्नायु क्या है, स्नायु को हम कोरिलेट करते हैं लिगामेंट से। तो अगर स्नायु या लिगामेंट पर आघात होता है तो क्या होगा, आयाम, क्योंकि हर पर्टिकुलर पार्ट का एक अपना अपना लिगामेंट है और लिगामेंट में विकृति होती है। तो लिगामेंट क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को आपस में ज्वाइंट करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तो अगर उन्हीं पर आघात हो गया तो संकुचित हो जाएगा, वो पर्टिकुलर पार्ट है वो संकुचित हो जाएगा, उसमें आयाम खिंचाव जैसी स्थिति रहेगी, स्तंभन। क्योंकि मान लो हाथ में चोट लगी, एल्बो जॉइंट पे चोट लगी, उसके लिगामेंट पे चोट लगी, तो क्या आप हाथ को सीधा या जो है फ्लेक्शन या रोटेट कर सकते हो, नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल स्तंभ की स्थिति में हाथ रह जाएगा, पेन बहुत ज्यादा होगा, खड़े रहना, बैठे रहना, ये सभी कार्य वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि हर चीज में जॉइंट हो या कहीं भी हो, लिगामेंट हेल्प करते हैं सारे स्ट्रक्चर के मूवमेंट को करने में। तो खड़े रहे या बैठा रहे, उसको उस अवस्था में शांति नहीं मिलेगी और क्या होगा, विकलता या मृत्यु की संभावना बनी रहती है। यानी कि ये याद रखना है, कौन से मर्म पर आघात लगने से शरीर में विकलता आती है, तो वो है आपका स्नायु मर्म। क्लियर है बात। फिर आता है धमनी मर्म। धमनी, अब धमनी में क्या बहता है, ब्लड बहता है। तो धमनी मर्म पर अगर चोट लगी तो शब्द के साथ पेन युक्त उष्ण रक्त का क्या होगा, स्राव होगा। ठीक है, शब्द के साथ फेन युक्त उष्ण रक्त का स्राव होगा और सारा रक्त बाहर निकल जाएगा, रोगी संज्ञा रहित हो जाएगा। शिरा मर्म पर अगर आघात लगता है तो इसमें भी ब्लड बाहर निकलेगा। तो क्या होगा, सघन, बहुत सारा और बहुत लंबे टाइम तक इससे क्या है, रक्त बाहर बहता रहेगा और रक्त क्षय के कारण वही तृष्णा, भ्रम आदि लक्षण देखने को मिलेंगे। तो धमनी में याद रखना है, क्योंकि धमनी है उस, जैसे कि मान लो हार्ट पाल्पिटेट करता है तो एओर्टा में ब्लड भी किस साउंड के साथ आता है, इसीलिए रक्त भी बाहर शब्द के साथ बहेगा। फेन युक्त होगा, उष्ण होगा, संज्ञा रहित हो जाएगा व्यक्ति। शिरा में क्या हुआ, बहुत सारा ब्लड बाहर निकलेगा, लंबे टाइम तक बहता रहता है, ये याद रखना है। फिर आता है संधि मर्म। संधि मर्म पर अगर आघात लगा तो बिल्कुल उस तरीके की वेदना होती है जैसे कभी आपके अगर कांटा चुभा हो, तो कांटा चुभने के समान जो वेदना होती है वही संधि मर्म पर आघात लगने पर वेदना होती है। व्रण जो होता है रूढ़ होने पर, अगर व्रण जो है रूढ़ हो जाए, लंबे टाइम तक बना रहे और उसका रोपण वगैरह ज्यादा टाइम तक चलता रहे तो खंजता आ जाती है। यानी कि वो पार्ट है वो खंजता या पंगुता उसमें हो जाती है, यानी कि उस पार्ट की सभी क्रियाएं, चेष्टाएं नष्ट हो जाती हैं। जैसे पटेला पर या नी जॉइंट पर चोट लगी तो उसकी सभी क्रियाएं, चेष्टाएं नष्ट हो जाएंगी और नीचे वाला पैर पूरा कैसा हो जाएगा, खंजू हो जाएगा। और क्या होगा, अंग शोष हो जाएगा, पर्म में क्या हो जाएगा, शोक हो जाएगा। तो ये लक्षण थे किसके, रचना के, मर्म वालों के। अब आता है परिणाम के अनुसार, हमने 5 मर्म और पढ़े थे, सद्य प्राणहर, कालांतर, वैकल्यकर, विशल्यग्न और एक पढ़ा था हमने रुजाकर। इन मर्मों पर अगर विद्ध लक्षण होते हैं तो क्या होगा, ये वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी व्यक्ति के सद्य प्राणहर मर्म, जो कि कितने होते हैं, 19, सद्य प्राण हर मर्म कितने होते हैं, 19। अगर इन पर विद्ध के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, तो सद्य प्राण के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि मारक काल या तो तुरंत मारेगा, एक सप्ताह के अंदर मार देगा। तो अगर इन पर विद्ध के लक्षण होते हैं तो इंद्रियां जो होती हैं वो ज्ञान ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मर्म यही है, सीधे ही मारने का काम करेंगे ये तो इंद्रियां जो है उस व्यक्ति का कोई भी तरीके का ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाएंगी, लाइट को देख नहीं पाएंगी, कानों से सुन नहीं पाएंगी, कोई भी काम वो अपना नहीं कर पाएंगी। व्यक्ति का जो मन और बुद्धि है वो उसका कार्य, उसके अंदर इम्बेलेंस हो जाता है, यानी कि वो फोकस्ड नहीं रहता, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं, डू एंड डोंट का उसको कोई भी पता ज्ञान नहीं रहता है। और विविध प्रकार की उस व्यक्ति के अंदर तीव्र वेदनाएं हमें देखने को मिलती हैं अगर उसकी श्रद्ध प्राण हर मर्म पर चोट लगे तो। फिर आता है कालांतर प्राण हर मर्म। अगर कालांतर प्राण हर मर्म पर चोट लगती है तो क्या हो गया व्यक्ति के अंदर, अब ये जो है 3 से 4 सप्ताह में मारेगा। तो कैसे मारता है, धीरे धीरे उसकी धातु का क्षय करने लगता है, क्योंकि एक बार मर्म पर चोट लगी तो धातुएं प्रॉपर नहीं बनती हैं, धातुओं का धीरे धीरे क्षय होता है। धातुओं का क्षय होता है, साथ में वेदना होती है और धातु का पूरी तरीके से क्षय होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। फिर आता है वैकल्यकर, जो शरीर में क्या लाएगा, विकलता लाएगा।
तो इस मर्म पर अगर चोट लगती है तो क्रियाओं में अवरोध होगा, यानी कि हाथों से चलना फिरना ये सब बंद हो जाएगा, और भी जो भी उस पर्टिकुलर पार्ट के कोई काम है वो सारे कुछ भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है। और क्या होगा, विकलता उत्पन्न हो जाएगी। और अगर विकलता उत्पन्न हो गई है, विकलता उत्पन्न होने पर कुशल चिकित्सक के चिकित्सा करने पर थोड़ी बहुत हलचल करना संभव हो सकता है, यानी कि अच्छे वैद्य से आपने उसका ट्रीटमेंट करवाया तो उसकी जो है थोड़ा इम्प्रूवमेंट मूवमेंट के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। फिर आता है विशल लिग्न। ये मर्म थोड़े अलग तरीके से हैं, जैसे कि जो विशल लिग्न है इसमें जो है वायु महाभूत प्रधान होता है, इसमें वायु गुण जो है विशिष्ट रूप से रहता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही कोई शल्य एंटर करा विशल्य गृह मर्म के स्थान पर, तो वहां पे क्या होगा कि शल्य के मुख के कारण वायु जो है शरीर के अंदर ही फंस जाती है, और जब तक शल्य के साथ वो वायु शरीर में फंसी रहती है, भीतर ही रहती है, तब तक रोगी जीवित बना रहेगा। जैसे आपका स्थपनी मर्म है, स्थपनी मर्म जो है वो विशल्यग्न है। मान लो स्थपनी मर्म जो कि जो फोरहेड पे बीचों बीच जहाँ पे बिंदी लगाते हैं वो वाला रीजन है, अगर उस पे वहां पे कोई शल्य एंटर कर गया तो शल्य एंटर कर गया, उसको बना रहने दो, वो कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देगा। लेकिन अगर उसको निकालने की कोशिश की तो क्या होगा, जो वायु उस स्थान में भरी हुई थी वो भी बाहर निकल आएगी और व्यक्ति के प्राण का नाश हो जाएगा। तो शल्य को निकालते ही मर्म स्थान में जो वायु रह रहा है वो एकदम से बाहर आएगा और प्राण का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट वाला है, ये विशल लिखना आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आता है रुजाकर। रुजाकर यानी कि अगर इन मर्मों पर आघात हुआ तो पीड़ा बहुत ज्यादा होगी। तो विविध प्रकार की या तो अल्प या अधिक किसी भी तरीके की उस पर्टिकुलर पार्ट या मर्म के अकॉर्डिंग वेदना देखने को मिलती है। अगर रुजाकर मर्म पर आघात लगा है और उसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं किया गया तो क्या होता है, विकलता उत्पन्न हो जाती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर आती है मर्म की चिकित्सा। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा 5 मार्क्स के अंदर कि मर्म विद्ध के लक्षण को स्पष्ट करते हुए मर्म की चिकित्सा बताइए। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। बाकी जितना भी आपने एनाटॉमिकल पार्ट पढ़ा, संख्या कितनी है, सामान्य लक्षण क्या है, ये सब ये अब आपसे यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। सर्जरी में क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है। तो शस्त्र कर्म जब भी आप करते हो तो आपको क्या करना है, मर्म स्थान को पहले ही देख लेना है, उसकी रक्षा करनी है, वहां पर शस्त्र से आघात नहीं होना चाहिए। मर्म स्थानों का रक्षण, यही मर्म की रक्षण चिकित्सा है। मर्म की एक ही चिकित्सा है कि आप मर्म की शस्त्र से रक्षा कीजिए। अगर आप सर्जरी कर रहे हो तो भूल के भी गलती से भी मर्म पर आघात नहीं लगना चाहिए, यही उसकी चिकित्सा है। जैसे हम लोग की कहते हैं ना कि निदान परिवर्जन चिकित्सा, यानी कि निदान का सेवन मत करो रोग नहीं होगा, उसी तरीके से मर्म के साथ आप छेड़छाड़ मत करो, मर्म की रक्षा करो, वही मर्म की क्या है, चिकित्सा है। इसीलिए सभी प्रकार के मर्माविघात कारणों का हमें परित्याग करना चाहिए। जिन कारण से मर्म पर चोट लग सकती है उन कारणों से हमें बच के रहना है, दूर रहना है। स्वस्थ वर्ण में वर्णित आहार विहार का यथोचित पालन करना चाहिए। उस स्थान पर उत्पन्न रोगों का प्रतिकार चिकित्सा के द्वारा करना चाहिए। इनकेस मर्म स्थान पर रोग हो भी गए तो आपको सम्यक रूप से आहार विहार लेना है और दूसरे रोग ना हो ऐसी चिकित्सा आपको वहां पे करानी चाहिए। नित्य मानसिक तनाव, चिंता, भय के कारण हृदय आदि मर्म पर विपरीत परिणाम हो सकता है। विविध प्रकार, जैसे क्योंकि हृदय हमारा प्रधान मर्म के अंदर आता है और हृदय पर भी भले ही चोट ना लगी हो लेकिन आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हो, टेंशन में रहते हो, डर के रहते हो, तो भी हार्ट पर इफेक्ट आता है। और ये हम देखते भी हैं, उन पेशेंट्स को हाइपरटेंशन हो जाता है, सेरिब्रल इस्चेमिया हो सकता है, एंजाइना हो सकता है, किसी भी तरीके की उसको हार्ट से रिलेटेड डिजीज हो सकती है। इसीलिए बोला जाता है कि अपनी शक्ति से ज्यादा श्रम ना करें जिससे हार्ट प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना कर पाए। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही, चाहे वो व्यायाम हो या कोई और काम हो, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए जिससे हृदय मर्म पर किसी भी तरीके का कोई विपरीत प्रभाव आपको देखने को ना मिले। जो स्पोर्ट्स वाले गेम होते हैं जैसे टेनिस हो गया या फिर और भी कई सारे, क्रिकेट हो गया, कुछ भी XYZ, बहुत सारे गेम है, किस किस का नाम लें। तो स्पोर्ट्स में जब स्पोर्ट्स खेलते टाइम अगर सिर पर चोट लग जाती है, चोट लगने पर पंक्ज ड्रंकनेस नामक रोग, इससे बचाने के लिए हमें हमेशा हेलमेट का यूज
करना चाहिए, क्योंकि सिर भी आपका एक क्या है, प्रधान मर्म के अंदर आता है। इसीलिए देखा होगा क्रिकेट खेलते टाइम सब लोग क्या पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं। मर्म का महत्व क्या है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और बात कर लेते हैं। तो व्याधि निदान की दृष्टि से मर्म ज्ञान का महत्व आवश्यक है। व्याधि को पता करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए, व्याधि का निदान करने के लिए स्थान संशय में ये देखना है कि जो दोष दूष्य समूर्छना हुई या स्थान संशय हुआ होगा तो वो कहीं मर्म वाले स्थान पर तो नहीं हुआ। तो ये सब देखने के लिए आपको मर्म का ज्ञान होना जरूरी है। तो व्याधि का निदान करने के दौरान स्थान संचय में कोई मर्म प्रत्यक्ष संबंधित है, अर्थात मर्म के निकट स्थान में ही स्थान संचय हुआ है, कहाँ हुआ है, ये सब आपको पता करना है। इसके अनुसार व्याधि का निदान व असाध्यता की सुनिश्चिति की जाती है, क्योंकि अगर मर्म स्थान पर स्थान संचय हुआ होगा, दोष दूषित समूर्छना हुई होगी, तो वो रोग कैसा हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा, क्योंकि उसने मर्म को भी विकृत किया होगा। दोष धातु मल से मर्म का प्रत्यक्ष संबंध होने के कारण व्याधि की संप्राप्ति में मर्म का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रत्यक्ष संबंध क्यों है, क्योंकि इनसे अगर इन किसी भी रीजन से वायु प्रकोपित हुआ तो वो मर्म को डायरेक्ट इम्पैक्ट देगा। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे अधो शाखा से संबंधित पादशूल, कटिशूल, जानुशूल आदि व्याधियों में इंद्रवस्ती तथा अन्य मर्मों का परीक्षण महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इंद्रवस्ती वाला स्थान कहाँ है, जैसे कि जो एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट के बीच में इंद्रवस्ती होता है, उसी तरीके से आपका नी जॉइंट है और एंकल जॉइंट है, इसके बीच में इंद्रवस्ती होता है, दोनों हाथों में और पैरों में। तो अगर व्यक्ति को पादशूल है, कटिशूल है, जानुशूल है, तो जितनी भी उस स्थान से, हाथों से, पैरों से या कटी से रिलेटेड जितनी भी मर्म है, आपको उनका परीक्षण करना चाहिए कि कहीं इन मर्मों पर तो कोई विपरीत प्रभाव नहीं हो रहा। तो केवल आपको यहीं तक इसकी चिकित्सा और इसके लक्षण पढ़ने हैं। उसके बाद देखो, जैसे काउंटिंग ही याद रखनी है आपको, याद तो नहीं करने हैं कौन कौन से सद्य प्राण है, कालांतर प्राण है, विशल्यग्न है, वैकल्यकर है, रुदाकर है। लेकिन अगर किसी को याद करने में इंटरेस्ट हो तो वो ये पढ़ सकता है, बाकी सिलेबस की ये रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। आपसे मर्म विद्य के लक्षण और आपसे मर्म की चिकित्सा यही पूछा जाएगा, इसके अलावा एग्जाम में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो मर्म जो टॉपिक है कंप्लीट होता है। यहाँ आपको कोई जो है डाउट है, कुछ है, तो आप एनी टाइम पूछ सकते हो। थैंक यू।